नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज के इस पूरे सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इथेनॉल क्या है और इथेनॉल प्रोडक्शन कब बंद किया गया या किससे प्रोडक्शन करना बंद किया गया और अभी इसको दोबारा से स्टार्ट क्यों किया गया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या कारण है कि इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2023 दिसंबर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा शुगरकेन और राइस से जो आपका इथेनॉल का प्रोडक्शन होता था उसको बंद कर दिया गया था एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन उसी बंद को यानी कि बैन को वापस हटा लिया गया है और अभी जो शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकती है शुगर से या शुगरकेन से, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि शुगरकेन से भी आपका इथेनॉल बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इथेनॉल कैसे या किस किस प्रोडक्ट से बनाया जाता है। तो इथेनॉल एक्चुअली में फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, सेकंड जनरेशन इथेनॉल और आपका थर्ड जनरेशन इथेनॉल, यानी कि बढ़िया क्वालिटी, फिर उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी, या फिर थर्ड आपका जनरेशन। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन आपका क्वालिटेटिव जो इथेनॉल है वो यहां पर शुगरकेन, कॉर्न, राइस, पोटैटो, जो आपके राइस, इन ग्रेन से क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर आपका इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर शुगरकेन से इथेनॉल बनाएंगे तो शुगर कैसे बनाएंगे, या आपका राइस से इथेनॉल बनाएंगे तो लोगों को क्या खिलाएंगे, ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो इनको रेगुलेट किया जाता है कि टाइम पर अगर आपका शुगरकेन से इथेनॉल बना रहे हैं और उस टाइम पर आपके देश के अंदर शुगर की कमी है या उसके प्राइस राइज हो रहे हैं तो इथेनॉल प्रोडक्शन करना बंद कर दिया जाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि इथेनॉल बनाना क्यों जरूरी है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअली में उसको बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में आपका शुगरकेन है तो या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता है आपका, अब जैसे शुगरकेन से जो प्रोडक्शन आपका प्रोसेस है, जैसे यहां पर शुगरकेन से आपका जो मोलेसेस बचता है चीनी बनाने के बाद या उससे पहले, तो उस जूस से हम लोग क्या कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा या उसको फर्मेंटेशन करके यीस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं आपका इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जो वेस्टेज प्रोडक्ट आपका बचता है विनेज, इसको हम लोग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपका शुगरकेन का द्वारा जो इथेनॉल प्रोडक्शन किया जाता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। अब आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में यहां पर 2003 के अंदर जनवरी में एक प्रोग्राम आया था, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का मतलब क्या था, तो एक्चुअली में जो ये प्रोग्राम था ये 2003 में आया और 2003 में भारत के अंदर पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स किया जाना लगा। और पेट्रोल हम लोग जानते हैं किसके लिए यूज करते हैं, गाड़ियों में यूज करते हैं। तो एक्चुअली में 2003 से पहले क्या इथेनॉल मिक्स नहीं होता था, लेकिन 2003 से पहले ये 1% होता था, लेकिन 2003 में इसको इनिशियली लेवल पर 1.5% किया गया, यानी कि आपके टोटल पेट्रोल के अंदर 1.5% इथेनॉल था। तो अब आप जो ज्यादातर पेट्रोल परचेज करते हो उसमें इथेनॉल ज्यादातर मिक्स होता है, लेकिन ये इथेनॉल मिक्स क्यों किया जाता है, क्या इसका कारण है। तो इथेनॉल मिक्स करने से क्या फायदा होता है कि जो आपका इथेनॉल है, अब देखो सबसे पहले पेट्रोल की बात करते हैं। तो पेट्रोल क्या है, हमें बाहर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे देश के अंदर, और अगर हम पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं तो आपका हर साल भारत के ऊपर जो आपका कॉस्ट ऑफ जो आपका इंपोर्ट है वो यहां पर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली में देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा और देश के ऊपर कर्जा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी तरफ पेट्रोलियम क्या है, एक आपका यहां पर ये कह सकते हो नॉन रिन्यूएबल सोर्स आपका है, किसका, एनर्जी का। तो यहां पर पेट्रोल आपका लगातार क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है क्योंकि फॉसिल फ्यूल है। और तीसरी तरफ आपका जो पेट्रोल जब जलता है या पेट्रोल जब आपका एक प्रकार से यूज किया जाता है तो उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग पेट्रोल के इंस्टेंट पर आपका इथेनॉल को यूज कर सकते हैं या पेट्रोल के साथ मिक्स करके आपके इथेनॉल को हम लोग एज ए उसको फ्यूल यूज कर सकते हैं। अब यहां पर इथेनॉल का फायदा क्या होगा, क्योंकि एक तो इथेनॉल के अंदर आपका ये कह सकते हो कि ये जब बर्नआउट होता है तो इसमें ऑक्सीजन अमाउंट ज्यादा होने के कारण यह फ्यूल को कंप्लीट कंजप्शन करता है, जिससे आपका यहां पर CO2
CO2 का जो इमिशन है, कार्बन इमिशन है, वो कम होता है, यानी कि पोल्यूशन आपका कम होता है। दूसरी तरफ आपका जो यहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन देश के अंदर करेंगे तो हमारे देश के अंदर ही पैसा रहेगा, हमें बाहर से पेट्रोल मंगाने पे उतना कॉस्ट इफेक्ट जो है नहीं करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2030 के अंदर टोटल पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल को मिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन 2020 के अंदर 2021 के अंदर जब आपका जो टारगेट जो था वो उन्हें लगा कि हाँ 10% का टारगेट अचीव हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पर बोला कि हम 2025 तक 20% का टारगेट क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने लगातार अपने एफर्ट्स लगाए। एक्चुअली में आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से लगातार आपका प्राइस जो है, और हम लोगों को इतना ज्यादा हैवी प्राइस यहां पर पे करना पड़ता है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर फूड मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री क्या कर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री क्या करती है, इस चीज को रेगुलेट करती है। तो अब क्या है कि अगर आपका इथेनॉल प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन के बीच में एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है, तो वहां पर वही बैलेंस मेंटेन करने के लिए 2023 के अंदर शुगर से जो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन होता था या शुगर केन से जो इथेनॉल प्रोडक्शन होता था उसको बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी बैन हटा दिया गया है। तो आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर जो ऑयल आपका है, पेट्रोल आपका है, उसमें 13.3% जो इथेनॉल है उसको मिक्स किया जाता है, जो कि आपका पिछले साल यानी कि 2022-23 के सीजन के अंदर आपका 12.6% था। और यही 2025 तक टारगेट रखा गया है। कितना करना है, इसको टारगेट रखा गया है कि ये आपका अप्रोक्सीमेटली हम लोग जो है 20% तक कर लेंगे आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पर टोटल जो इथेनॉल प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है भारत की, वो कितनी है, 1589 करोड़ लीटर है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो आपका 1.589 करोड़ लीटर की आपकी कैपेसिटी है, अभी हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना है, 505 करोड़ लीटर है 2023-24 के सीजन के अकॉर्डिंग। यानी कि आपका यहां पर इतनी तो डिमांड है। 2000 अगर हम 25 की बात करें तो 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 1016 करोड़ लीटर जो है आपका यहां पर इथेनॉल की डिमांड होगी, अगर हम 20% के टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक तो हम आधे में ही पहुंच पाए हैं, तो यानी कि अभी और डिमांड इसकी इंक्रीज होने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हुए अभी प्रेजेंट टाइम में 2025-26 तक टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा बाद की बात है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर यूं कह सकते हो कि प्रेजेंट टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे तो आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड के अंदर आपका इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम रहती है, इथेनॉल प्रोडक्शन हम लोग शुगर केन से करते हैं, तो हमारे शुगर की डिमांड को और आपके इथेनॉल की डिमांड को दोनों को कंप्लीट करने के लिए शुगर केन प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और शुगर अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि क्या है, एक वाटर गजलिंग क्रॉप है। वाटर गजलिंग क्रॉप का मतलब ये होता है कि ऐसी क्रॉप जिसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब राइस और शुगर केन ये दोनों ही क्रॉप ऐसी हैं जिनको ज्यादा आपका पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन से आपको यहां पर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 2860 लीटर पानी, यानी कि 2860 लीटर पानी जब आपका शुगरकेन को आप लोग दोगे, उससे शुगरकेन आपका प्रोडक्शन होगा, उससे 1 लीटर इथेनॉल आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। अब यहां पर सोच सकते हो कि ये पानी की रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर के अंदर ऑलरेडी हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट जो है यहां पर नीड को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। और आपका दूसरी तरफ शुगरकेन फार्मर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा शुगरकेन फार्मिंग के लिए। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर जो प्रोडक्शन आपका किया जा रहा है तो शुगर की डिमांड को भी पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी यहां पर अलाउ किया गया है कि वो भी अपना राइस जो है वो आपका बेच सकते हैं, किसको, इन इंडस्ट्रीज को, जो फूड डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, ताकि क्या हो, वहां पर भी आपका इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा सके। अब इसके अलावा मेद से भी इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन बोलोगे सर एफसीआई यहां पर क्यों देगा, क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिमांड पूरी नहीं होती? तो एक्चुअली में क्या है कि आपका जो यहां पर उन डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज को राइस दिया जाएगा, उसका प्राइस, हाई प्राइस 55 रुपीज के आसपास आई थिंक जो टारगेट रखा गया है कि उसको 55 रुपीज पर किलोग्राम राइस जो है पे करना पड़ेगा उन इंडस्ट्रीज को, आपके इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए, राइस को परचेज करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा राइस, बफर राइस आपके एफसीआई के पास बच जाता है या फिर वो खराब होने वाला होता है, तो उस केस में वो राइस
उन इंडस्ट्रीज को बेच दिया जाता है ताकि उसको खराब होने से बचाया भी जा सके और आपका इथेनॉल प्रोडक्शन किया जा सके। तो इसके टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि आपका इथेनॉल जो है वो एक इंपॉर्टेंट आपका बायोफ्यूल का काम कर सकता है। आने वाले टाइम के अंदर देश के अंदर पॉल्यूशन भी कम किया जा सकता है, इंपोर्ट को भी कम किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को कैसे दूर कर सकते हैं? तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इसकी डिपेंडेंसी सारी किस पर आ जाती है? एग्रीकल्चर पर आ जाती है। लेकिन आप बोलोगे सर इसके अलावा अभी जो राइस का रेजिड्यू है उससे भी तो प्रोडक्शन किया जाता है। हां बिल्कुल, जो एक्चुअली में यहां पर रेजिड्यू की बात करेंगे तो रेजिड्यू से जो आपका यहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन होता है वो आपका सेकंड जनरेशन का होता है, ठीक है। यानी कि उसकी एक तो अमाउंट आपका कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक क्वालिटी, तो उस दोनों को ही ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो इससे आने वाले टाइम में कुछ और बेटरमेंट हम कर सकते हैं और इसके अल्टरनेटिव्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो पेट्रोल की डिमांड कम नहीं होने वाली, गाड़ियां बढ़ने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश के अंदर इन चीजों की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा खुद का यहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीजों को कैसे इंप्रूव करें। तो इस चीज के लिए यहां पर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट्स क्या इनिशिएटिव लेती हैं और यहां पर फार्मर्स जो है वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर अगर शुगरकेन प्रोडक्शन होता है और वो फार्मर आपका इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए शुगरकेन को देते हैं तो उनको एक इफेक्टिव प्राइस मिल सकता है, यानी कि फार्मर की इनकम यहां पर इंक्रीज हो सकती है। यानी कि ओवरऑल अगर आप हर चीज को देखोगे तो आने वाले टाइम किसका है? किसान का है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि याद होगा सर छोटूराम चौधरी छोटूराम ने एक बात बोली थी कि ऐ भोले किसान एक बात मान ले, एक बोलना सीख ले और अपना दुश्मन पहचान ले। तो वही बात आप किसानों के लिए और खासकर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को यहां पर यह मत समझो कि आप सबसे कमजोर हो, आप इस देश की सबसे मजबूत हड्डी हो। इस मजबूत रीढ़ की हड्डी को और ज्यादा मजबूत करना है, उनको अवेयर करना है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जिस दिन हमें अपने इंपॉर्टेंस समझ में आ गई डेफिनेटली हम और बेहतरीन कर सकते हैं। और आने वाला टाइम किसानों का है, एग्रीकल्चर का है, हमारे देश का है, हम और बेहतरीन करेंगे और देश को और बेटर करेंगे। उम्मीद है यह सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।